नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। स्वागत है आपका आज इस प्रणाम इंडिया के स्पेशल और पहले डिबेट शो में। आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज देश में कई जो पैनलिस्ट नामचीन हैं, विद्वान हैं, पत्रकार हैं, वो इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। विषय हमने रखा है कंटेम्प्ररी इशू है। कैलाश विजय वर्गीय जी ने उत्तर प्रदेश, क्षमा कीजिए, मध्य प्रदेश में कहा है कि हाथ जोड़ना हम भूल चुके हैं। हाथ जोड़कर वोट मांगने कैसे जाएं? अब हम बड़े नेता हो गए हैं। पहले हाथ जोड़कर वोट मांगा करते थे और अब तो हम 3 हेलीकॉप्टर, 5 हेलीकॉप्टर, 3 कार तैयार हमने रखी थी कि विधानसभा चुनाव का दौरा करेंगे। मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई कि मुझे उम्मीदवार बना दिया गया इंदौर 1 से चुनाव लड़ने के लिए। ये एक नाराजगी वो जता रहे हैं और इस नाराजगी को के मायने क्या हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ा फैसला किया और इस बड़े फैसले में ये शामिल है कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उनको चुनाव लड़ाने का निर्णय लिया गया। तो अब इस बड़े फैसले के साथ सबको खुश होना चाहिए था, लेकिन आलाकमान के इस फैसले से बीजेपी के नेता खुश नहीं हैं। जिन जगहों पर सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, वहां 3 किस्म के लोग नाखुश नजर आ रहे हैं। सांसद या मंत्री जिनको चुनाव लड़ाया जा रहा है वो नाखुश हैं। जिनके टिकट थे, यानी बीजेपी के जो विधायक थे, उनका टिकट कटा, इसलिए वो नाखुश हैं। और ज्यादातर जगह वो चूंकि हारी हुई सीट है, तो जो उम्मीदवार प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम उम्मीदवार होंगे, दावेदार, उनको निराशा है। यानी अलग अलग स्तरों पर एक निराशा का माहौल है। तो क्या ये बैकफायर कर गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो पहल हुई और खुद बड़े नेता खुश नहीं है, तो ये बैकफायर कर गया है? हम आज चर्चा करेंगे और भी विषयों कि हाथ जोड़ जाना भूल गए, इसका क्या मतलब है? हम बड़े नेता हो गए। बड़े तो आप हाथ जोड़ते जोड़ते हुए थे, तो आप हाथ जोड़ना छोड़ करके किसको हाथ जोड़ना है? मतदाताओं को, जो भगवान है लोकतंत्र में, और लोक जो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी खुद को कहते हैं, वो किनके सेवक हैं? मतदाताओं के ही तो सेवक हैं। और जब मतदाताओं के सेवक हैं, तो आप ये समझिए कि कैसे ये काम हो रहा है। मैं अब पैनलिस्ट को, अब साथियों को जोड़ रहा हूं, सबको निमंत्रण कर रहा हूं। हमारे साथ नामचीन लोगों का पैनल जुड़ा है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऋषि मिश्रा जी। ऋषि मिश्रा जी से आप परिचित हैं, देश के जाने माने पैनलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम टीवी चैनल्स पर वो पक्ष रखते हुए निर्भीक ढंग से देखे जा सकते हैं। हमारे साथ संजय मिश्रा जी हैं। संजय मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है संजय मिश्रा जी। थोड़ी आवाज आ रही है, आपको म्यूट कर दिया है मैंने। आप निर्भीक ढंग से राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सारे टीवी चैनल्स का हिस्सा होते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, लेकिन अभी वो विजुअल में नहीं आए हैं। जैसे आते हैं हम उनसे मुखातिब होंगे। लेकिन सबसे पहले ऋषि मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये नेताओं को क्या हो गया है? ये एक बीजेपी के एक बड़े नेता की सोच है कि पूरी बीजेपी का ही माइंडसेट है ये, कि जनता का हाथ हम क्यों जोड़े, हम तो बड़े नेता हो। जी ऋषि जी। देखिए, 2-3 एस्पेक्ट्स हैं प्रेम जी।
कैलाश विजयवर्गीय काफी नाराज हैं, काफी परेशान है, क्योंकि उनके बेटे का टिकट मुझे लगता है कि संभवतः जी, कटने जा रहा हम है यदि स्वागत कर उनको लेते हैं मोहम्मद रफ़ी अता जी का, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद रफ़ी अता जी बतौर राजनीतिक विश्लेषक तमाम टीवी चैनल्स में आते हैं और निर्भीक ढंग से अपनी बात रखते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, ऋषि जी अपनी बात शुरू। तो कैलाश विजयवर्गीय का दर्द समझ सकते हैं कि वो अपने उनका बेटे का टिकट लगभग कटने जा रहा है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, तो आप देख लीजिए, बीजेपी इतने परेशान है, बीजेपी की स्थिति इतनी खराब है कि इनके जो बड़े नेता हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, अपने आप को संगठन मतलब क्या कहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। जो व्यक्ति टिकट बांटता था, आज वो खुद मतलब जो है उनको मतलब 10-12 साल के बाद, 10-15 साल के बाद उनको एमएलए का टिकट थमा दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को ये समझना चाहिए, जो बयान दिए हैं कहीं न कहीं वो जोश में दिए हैं। जब कार्यकर्ताओं के बीच में होते हैं, तो हो सकता है कि उनका जोश कहीं अधिक ज़्यादा रहा हो, लेकिन वो बयान दिए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हाथ, उनके जो बड़े नेता हैं, वो खुद हाथ जोड़ते हैं और कितने कितने वो मतलब शब्दों से खेलते हैं। जनता को ऐसे बताते हैं कि वो सबसे बड़े मतलब चौकीदार वही हैं, सबसे बड़े प्रथम लेकिन सेवक हैं। लेकिन ऋषि जी, अम ये अमी लेकिन ऋषि जी उन्होंने समझाया है, ऐसा नहीं कि हठात मुंह से निकल गई बात है। वो समझाते हैं। देखिए बोलते कैसे हैं वो, देखिए कि मैं तो चकित हूँ, मैं तो चुनाव लड़ने के लिए मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ चुनाव टिकट पा करके। अब मैं मैं तो वही चीज़ तैयारी कर रहा कर रहा था, 5-5 हेलीकॉप्टर मेरे पास, 3-3 कार मैंने इंतजाम किए कि एक दिन में 7-8 सभाएं करूंगा। मैं बड़ा नेता हो गया हूँ, तो मैं हाथ जोड़ करके वोट मांगना अब मुझे थोड़े अच्छा लगता है। मैं तो बड़ा नेता हूँ। अब ये जुबान फिसलने वाली बात नहीं है ऋषि जी। नहीं, मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। देखिए, मैंने पहले कहा, ये खीज है उनकी, ये कहीं न कहीं खीज है। जब उनके बेटा जो इंदौर शायद 3 से विधायक हैं, उनका टिकट मुझे लग रहा है कि जब कैलाश विजयवर्गीय को दिया गया है, तो उनके बेटा को टिकट नहीं मिलेगा। तो ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उनको टिकट मिलेगा, और वो टिकट बाँटने वाले लोगों में से हैं। आप उनकी परेशानी समझिए कि कल तक उनके दरवाजे पे सैकड़ों विधायक के संभावित प्रत्याशियों की लाइन लगी होती थी। आज उनके घर पे देखिए 1-2 लोग भी नहीं है। तो क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं, उनको लगा कि ये तो भाई टिकट बाँटने वाले हैं। जो टिकट बाँटने वाले हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि उनको क्या टिकट दी जा रही है, तो वो दूसरे को क्या टिकट दिला पाएँगे। तो ये खींच तो वो है। नो डाउट कुछ नेताओं का चमड़ी ज़रूर मोटी हो गई है कि बीजेपी वहाँ कई वर्षों से सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, तो आभा मंडल तो बन ही जाता है ना। राष्ट्रीय महासचिव है, सैकड़ों कार्यकर्ता का फौज है। आप जानते हैं राजनीति में चमचा बेलचा भी होते हैं, तो उस प्रकार का एक रहा होगा। अब हाथ जोड़ने की परिपाटी नहीं रही। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, प्रेम जी, आप तो हमसे बेहतर समझते हैं कि मध्य प्रदेश में इनकी स्थिति इतनी खराब है कि इनके 3-4 केंद्रीय मंत्री, 5-6 सांसदों को उतारना पड़ रहा है, जो बिल्कुल चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर से आज किसी पत्रकार ने पूछा, तो वो भी ये जाहिर कर रहे थे कि उनको ये मालूम नहीं था कि उनको टिकट विधायक की टिकट दी जाएगी। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है। जब कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन को आप विधायक प्रत्याशी बना देंगे, तो पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव कौन लड़ाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सीएम फेस है, जिनके जिनके आप बल पे चुनाव लड़ना जाएंगे, जिनके फेस को आगे करके, लाडली योजना इतना बड़ा है। आप देखिए, प्रधानमंत्री कल परसों गए थे, लाडली योजना का उन्होंने नाम तक नहीं लिया। अब समझ आइए कि शिवराज सिंह चौहान को किस प्रकार से साइडलाइन किया जा रहा है। मेरे हिसाब से कहीं न कहीं बीजेपी परेशान है। बीजेपी में 2-3 चीज़ लेयर में काम चल रही है। एक तो मोदी जी इतने जो रीजनल फोर्सेस हैं, या जो एक समय नरेंद्र मोदी के मतलब विरोधी, मतलब समझिए पार्टी में एक तरह से विरोधी या उनके कद के रहे हैं, सबको साइडलाइन करते हुए जा रहे हैं। चाहे राजस्थान में वसुंधरा हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो। लेकिन मेरा यह मानना है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, बड़े ओबीसी नेता हैं, और बड़े ओबीसी नेता को आप दरकिनार करके चुनाव जाइएगा, तो सिर्फ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नहीं, लोकसभा चुनाव में भी आपको परेशानी का सबब उठाना होगा। जी जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया ऋषि जी, आपने बहुत अच्छे से बातों को रखा। मैं फिर आऊँगा आपके पास।
लेकिन मैं मोहम्मद रफ़ी अता जी का रुख करना चाहता हूँ। मोहम्मद रफ़ी अता जी राजस्थान से जुड़े हुए हैं और राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ की भी बहुत पकड़ है। तो मोहम्मद रफ़ी अता जी, क्या लगता है कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में सेल्फ गोल करते दिख रहे हैं और दूसरे तमाम नेता भी, इवन शिवराज सिंह चौहान भी सेल्फ गोल करते दिखे। उन्होंने अफसरों की मीटिंग में अलविदा कह दिया। हाँ? और अलविदा कहना आप समझते हैं क्या मतलब होता है। अफसरों की मीटिंग ली, सबको धन्यवाद दिया, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन उन्होंने अलविदा भी कह दिया। तो ये जो सेल्फ गोल बीजेपी कर रही है, क्या इसलिए कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया तो लोग हतोत्साहित हुए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में वसुंधरा राजे की तरफ देखा तक नहीं तो हतोत्साहित हुए। क्या बीजेपी लीडरशिप ने अपने रैंक एंड फाइल को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बिल्कुल निराश कर दिया है? जी, इस बीच में संजय मिश्रा जी का स्वागत कर लेता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय मिश्रा जी। आप देश के जाने माने पैनलिस्ट हैं जी। मोहम्मद रफ़ी अता जी। जी, लाइट की शायद थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आ रही है मेरे यहाँ। कोई बात नहीं, आपकी आवाज दमदार है, लोग आपको छाह में भी पहचान लेंगे। आपका अक्स लोगों को समझ में आता है जी। देखिए, विजयवर्गीय जो है, कैलाश विजयवर्गीय, इनकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए। ये तो सेल्फ गोल करने में माहिर है। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, तो इनको तो सीरियस लेना भी, अगर भाजपा इन्हें सीरियस लेके उतार रही है तो इन्होंने अपनी सीरियसनेस खुद ही दिखा दी। कितने हो कहते भाई, मैं तो इधर उधर प्रचार करने के लिए था, भाषण देने के लिए था, हेलीकॉप्टर की उम्मीद कर रहा था। मैं कल एक डिबेट में बैठा था, वहां भी मैंने ये कह दिया ये क्या हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये कि चाहे राजस्थान देख लीजिए, वसुंधरा राजे को ये साइड कर चुके हैं, वसुंधरा राजे को साइड कर चुके हैं, इधर ये शिवराज सिंह चौहान को साइड कर चुके हैं। शिवराज मामा खुद ही कह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने सबसे अलविदा कह दिया अफसरों से, तो ये हार तो इनको पता है कि हम हार गए हैं सर। इन लोगों को पता है कि हम हार गए चुनाव। जी तो जी। हार दे। रफ़ी अता जी, आपका फोन आ रहा है इसलिए शायद आप डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। हाँ, तब तक मैं संजय मिश्रा जी के पास आ रहा हूँ। संजय मिश्रा जी, क्या लगता है पूरी बीजेपी अब हाथ जोड़ने से परहेज करने लगी है? आप क्या समझ रहे हैं? कैसे देखते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान को? कुर्सी लगे। आप सभी को नमस्कार। जी जी। प्रेम जी, आवाज आ रही है? जी, आ रही। भारतीय जनता पार्टी को ये दिख रहा है कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, तो उनको ये दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि हम हर जगह हार का सामना मुझे करना पड़ेगा। और जिसका एक सबसे बड़ा नमूना क्या इन्होंने पेश किया कि केंद्र के जो मंत्री थे उनको इन्होंने प्रदेश में भेजा है। मैं जहां तक समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं इनकी चेहरे पे जो चिंता की लकीर है, ये जनता के सामने अपने आप इनकी कूटनीति में ये परिलक्षित हो जाता है। लेकिन जहां तक प्रेम जी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, और जो लोग घबराए हुए होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने यदि पिछले 10 वर्षों में, नरेंद्र मोदी की सरकार ने यदि 10 वर्षों में कुछ काम कर दिए होते, जो इन्होंने नारे दिए थे, विकास का नारा जो इन्होंने दिया था, सबका साथ सबका विकास, यहां उल्टा हो गया, सबका साथ सबका विनाश, खुद का विकास। ये जनता ने, अब जनता भावनात्मक रूप से वोट देने से कहीं ना कहीं परहेज कर रही है। और स्पष्ट रूप से कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान है वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कलह उत्पन्न हुआ है वो दर्शाने के लिए काफी है। और भारतीय जनता पार्टी को अपने कलह से बचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं है। शिवराज सिंह चौहान, ये दिख रहा है कि ये जो बड़े बड़े नेताओं को हमारे यहाँ भेज दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे नीचे दिखाने का प्रयास किया जा रहा हो। तो ये अपने आप में ये बीजेपी उलझती हुई जा रही है।
मैं समझता हूं कि जो इंडिया गठबंधन है, इन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इनको अपने मुद्दे पे काम करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से आप इंडिया में भी देखेंगे कि बंगाल से कुछ आवाजें आई हैं, पंजाब से कुछ आवाज निकली है, दोनों जगह पे जो कांग्रेस के ही नेता हैं, एक वहां टीएमसी के बारे में बोला, एक ने यहाँ पे मैं थोड़ा आम आदमी पार्टी स्पेसिफिक के होना बारे में चाहता बोला। हूँ मिश्रा जी थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हम हाथ अब इतने बड़े नेता हो चुके हैं कि अब हाथ नहीं जोड़ सकते। तो नहीं, हाँ, ऋषि जी कुछ बोलना चाहते हैं जी, मैं आता हूँ। देखिए आप कैलाश विजयवर्गीय या उनके बेटे का जो अप्रोच देखेंगे, आपको याद होगा कि एक अधिकारी को उन्होंने बैट से उनके बेटे ने कैसे मारा। तो ये इनके कैरेक्टर में रहा है कि वो अपने आप को राजा समझते हैं। लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि है वो सेवक है और जनता जो है राजा है। लेकिन ये अपने आप को आजकल जो परिपाटी है, अब चाहे कैलाश विजयवर्गीय का आप मेंटल स्टेटस देखिए, उनके बेटा का मैंने बताया कि एक अधिकारी को किस प्रकार से। ऋषि जी कितने का हम मेंटल स्टेटस देख करके उनको क्षमादान देते रहे। नहीं, क्षमादान तो जनता करेगी या नहीं देगी। रमेश बिदूरी को देख लीजिए, अनुराग ठाकुर को देख लीजिए। प्रेम जी आप मुझे एक सेकंड दीजिएगा। आप जब उस पार्टी के सर्वोच्च नेता आज महिला रिजर्वेशन बिल को लेकर इतना हैतोआ मचा रही है, क्रेडिट ले रही है, उसी पार्टी के सर्वोच्च नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक सम्मानित प्रधानमंत्री की सम्मानित सांसद की पत्नी का रेट लगा रहे होते हैं 50 करोड़ की गलत से, और उन्होंने आज तक किसी महिला स्वर्गीय शशि थरूर की पत्नी से माफी नहीं मांगा या शशि थरूर साहब से माफी नहीं मांगा। तो आप उनके उनके जो लोअर नेता हैं उनसे क्या उम्मीद करते हैं? रमेश बुद्धीजी ने जो बयान दिया है वो भारत का जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एक मतलब ये इमेज जाएगा। आप क्या समझते हैं? कल किसी प्रोग्राम में रमेश बुद्धरी से किसी महिला ने पूछ लिया कि आप मेरे पैसे से आपको सैलरी मिलता है, आम जनता की टैक्स से ही मिलता है, और आप इस प्रकार का बयानबाजी करते हैं। रमेश बुद्धरी को वहां से भागना पड़ा, वो वीडियो आपने देखा होगा। तो इस प्रकार का बयान तो भाजपा में बयान भी। आप देखिए आसाम के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं मोदी जी, और आसाम के मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी के लिए क्या कहा कि यदि कमलनाथ हनुमान है तो 10 जनपद को में आग लगा के आए। एक सम्मानित सांसद के घर को आग लगाने की बात करते हैं। तो ऐसे बयान भी हैं जिसका नुकसान भाजपा को होगा। जहां तक राजस्थान की बात कर रहे थे, अता जी शायद से कनेक्ट आप नहीं हो पाए। राजस्थान में आपको बता दूं 4 दिन पहले गजेंद्र सिंह शेखावत का रैली जोधपुर में हुआ है, 600 लोग नहीं थे, और गजेंद्र सिंह शेखावत उन लोगों में से है जो इनके मुख्यमंत्री चेहरा है। और आप देख लीजिए 2002 से लेके जितने भी रथ यात्रा हुए हैं या चुनावी यात्रा हुए हैं जिनको वसुंधरा लीड की थी, और इस जो रथ यात्रा हुआ है उसकी तुलना कर लीजिए। और मैं आज दावे के साथ कर रहा हूं कि बीजेपी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, और ये ईगो प्रॉब्लम है। मोदी और अमित शाह का वर्सेस वसुंधरा का ईगो प्रॉब्लम है। जो नेता यदि आपको कन्वर्ट करके सीट दे रही है उसको आप वहां लीडरशिप देने में क्यों गुरेज है, ये समझ में नहीं आता। आज भी वसुंधरा राजे का प्रेम जी पैन राजस्थान इंपैक्ट है, हर विधानसभा में उसके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और आप अपने बड़े नेता को घर बैठा देंगे, चाहे शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़े ओबीसी नेता हैं, आप उनको घर बैठा देंगे। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ मोदी जी के, नो डाउट मोदी जी लोकप्रिय है, उनके नाम पे वोट पड़ता है बीजेपी को, लेकिन उस मोमेंटम को कैश करने के लिए आपको रीजनल चेहरा चाहिए, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हो, राजस्थान में वसुंधरा राजे हो। आप देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत जो है जोधपुर में यदि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव में लड़े तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसी तरह बीकानेर में जो आपके कानून मंत्री हैं मेघवाल साहब, उनसे बड़ा बीजेपी के नेता देवी सिंह भाटी है। आप देवी सिंह भाटी को घर बैठा रखे हैं। तो ऐसे रीजनल ताकत को आप घर बैठा देंगे और मोदी जी के लहर पर चुनाव जीतेंगे, ये मुझे नहीं लगता है। और मध्य प्रदेश के लिए एक बात कहूं, वहां 3 गुट है, एक तो शिवराज है, दूसरा महाराज है और तीसरा नाराज है। अब ये शिवराज महाराज नाराज में कैसे ये कोऑर्डिनेट करते हैं मोदी जी, ये देखना होगा। बहुत अच्छी तुकबंदी लगाई ऋषि मिश्रा जी ने, शिवराज, महाराज और नाराज। मुझे लगता है नाराज वाला ग्रुप जो है बाकी दोनों पर भारी है, तो ये बड़ा ग्रुप है नाराज।
तो मैं संजय मिश्रा जी के पास आता हूं, उनकी बात अधूरी रह गई थी, थोड़ा स्पेसिफिक होना चाहते हैं मिश्रा जी। और उसके बाद मैं रफी अताज जी के भी पास आऊंगा, और राजीव रंजन जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन जी मूल रूप से बिहार से जुड़े हुए पत्रकार हैं, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर भोपाल में कैंप कर रहे हैं और वहां चुनाव से जुड़ी हुई एक एक गतिविधि को मीडिया के जरिए जुबान दे रहे हैं। तो मैं संजय मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूँ। मिश्रा जी, प्रेम जी, मेरा सवाल सीधा प्रेम सा जी है, जो सवाल सुन लीजिए, सवाल सीधा सा है कि कैलाश विजयवर्गीय जो बात कह रहे हैं, क्या यही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मेंटालिटी है, या फिर दूसरी पार्टियों की भी यही मेंटालिटी है कि हम तो बड़े नेता हो गए, हम अब हाथ नहीं जोड़ सकते? जी नहीं, आज की जो भारतीय जनता पार्टी की नेताओं की जो मेंटेलिटी देखने को मिल रही है, जो उनके सोच जो परिलक्षित हो रहे हैं, प्रेम जी, ये बड़ा ही सोचने वाला विषय है। और मैं सिर्फ इनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं, जो बीजेपी के ऊपर एकदम मेरे हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है कि उम्मीदों ने जो कद नापा उससे थोड़े कम निकले, उम्मीदों ने जो कद नापा था उससे थोड़े कम निकले, तुम भी रंग बदलने वाले एक अदने मौसम निकले। हमने सोचा महरम होगे पर तुम दिल के गम निकले, हमने सोचा महरम होगे पर तुम दिल के गम निकले, तुम भी रंग बदलने वाले एक अदने मौसम निकले। भारतीय जनता पार्टी और इनके जितने बड़े नेता हैं, आप ईमानदारी से यदि देखिए कि 2013 में नरेंद्र मोदी जी ने जो बोल करके आए थे वो उन्होंने काम नहीं किया। आज जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, अब विजय वर्गीय का ये जनता के लिए संदेश मत समझिए, ये भी समझ लीजिए कहीं कहीं गडकरी जी के तरह ये प्रधानमंत्री जी के लिए तो नहीं है कि भैया हम आपको हाथ नहीं जोड़ेंगे कि आप हमें प्रदेश में चुनाव मत लड़ाओ। उन्होंने ये भी कह दिया कि भैया हाथ नहीं जोड़े मतलब हमने तो चुनाव लड़ना छोड़ दिया है, हम तो बहुत बड़े नेता बन चुके हैं, हम जनता से कोई लेना देना नहीं। तो विजय वर्गीय का ही नहीं, मेरा जो आकलन है, पूरे भारतीय जनता पार्टी को ही जनता के मुद्दे से मतलब नहीं है। एक अहम है, घमंड है, और नरेंद्र मोदी की सरकार के जो इनकी जो कटिबद्धता है, जो प्रतिबद्धता है, जो इनकी सोच है और जो समर्पण का भाव है, ये सिर्फ सत्ता के लिए है, जनता के लिए नहीं है, कहीं से भी दिखता नहीं है जनता के लिए। मैं संजय मिश्रा जी, मैं थोड़ा रफी अता जी के पास आता हूँ, वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। रफी अता जी, जो माहौल है वो माहौल तो यही बता रहा है कि सबको शिकायत आला कमान से। भैया बहुत अच्छा ऋषि जी ने कहा, शिवराज महाराज नाराज। राजस्थान में भी नाराज खेमा जो है, वहां महाराज ना होके महारानी है, तो महारानी है और इधर नाराज खेमा है। तो क्या लगता है इस पूरे जो चुनावी फिजा है उसमें बीजेपी लगातार सेल्फ गोल कर रही है? देखिए, बीजेपी सेल्फ गोल कर रही है, ये एक अलग बात है। बीजेपी स्वयं आत्महत्या करने पे उतारू हुआ, ये अलग बात है। दूसरी तरफ ये है कि जहां तक राजस्थान की जो बात है, ताल्लुक राजस्थान से है, तो अशोक गहलोत नो डाउट पहले भी जीत रहे थे, अब भी जीत रहे हैं। अशोक गहलोत की सरकार को कोई खतरा नहीं है, अशोक गहलोत दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में अभी इस महीने 2 बार जाके आया हूँ, एक बार 4 दिन, एक बार 6 दिन, काफी लंबा पीरियड मैंने रहा है, और जयपुर में रहा हूँ, सीकर रहा हूँ, और कई जिलों में गया हूँ। हमारा सवाल बीजेपी को लेकर था, आप कांग्रेस की जीत के बारे में बोल रहे हैं, अशोक गहलोत जी की जीत के बारे में बोल रहे हैं, तो जब वो आप हारे हुए बोलेंगे हैं तो ना, वो तो पहले भी हारे हुए हैं सर। वो बोलिएगा, आप ही के पास एक सवाल के लिए आ रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं, आप बिल्कुल उल्टा राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी जी के असेसमेंट को तो ज्यादा महत्व देंगे ना हम। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ हम सर्टेनली जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कांटे की टक्कर। और आप बोलते हैं अशोक गहलोत पहले भी आ रहे थे, अब भी आ रहे हैं। भैया राहुल जी की बात मानेंगे? हमें भरोसा है, राहुल जी को भी भरोसा है। राहुल जी ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला है। अरे नहीं संजय, अरे मिश्रा जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल जी ने कहा नो डाउट कार्यकर्ताओं को सजग रहने के लिए कहा कि कार्यकर्ता तैयार रहे, सजग रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक नीति रही है, जो हिडन ये जो चलाती है ना, वो इनकी पॉलिसियां ज्यादा रही है खतरनाक, वो जो तोड़फोड़ की है या कुछ और तरीके की है, तो उस चीज से सावधान रहने की जरूरत है। बाकी महारानी को इन्होंने कल मंच पे वहां जिस तरीके इग्नोर किया,
महारानी को बोलने ही नहीं दिया। अब वसुंधरा राजे राजस्थान में अगर भारतीय जनता पार्टी खड़ी होती है तो वसुंधरा राजे को अगर साइडलाइन करेंगे तो वहां भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं बचती है। रियलिटी राजस्थान की ये है। और राजस्थान में अशोक गहलोत ने इतने काम किए हैं, चिरंजीवी योजना जो है वो है, और जन आधार योजना है। रफी अता साहब, ताजा खबर तो ये है कि जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी दोनों मिल करके वसुंधरा राजे जी के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, हो चुकी है गुफ्तगू, तो लगता है कि मान मनोबल हो गया। आपके पास कोई सूचना है क्या? जी, वो तो पिछली बार भी हुआ था, लेकिन अशोक गहलोत जीते हैं ना भाई, अशोक गहलोत जीते, और इंशाल्लाह इस बार भी अशोक गहलोत पूरी तरह जीतेंगे, हमें पूरा भरोसा है। क्योंकि राजस्थान की जनता जो है ना, राजस्थान की जनता ने अशोक गहलोत को इतना प्यार दिया, और अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को इतना समर्पण भाव से काम किया है, तो इसमें नो डाउट हमें लगता है कि ये चुनाव एक तरफा है, चाहे राजस्थान के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, हम तो चुनाव जीते हुए हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 2024 जैसे जैसे इनके आएगा, तो अब प्रधानमंत्री को देखिए, ये चाहे राजस्थान जाते हैं तो ये वहां की जो अपनी सरकारें इनकी रही है उनकी उपलब्धियां ना कह के अपनी उपलब्धियां बताते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा की बात है कि उन्होंने भांजे भांजियों के लिए काम क्या किया, ये नहीं बताते। उन्होंने ये कहा कि G20 में मुझे ये मिला, G20 में मुझे ये मिला, फला काम में मैंने ये किया। और G20 का एक बार एनालाइज कर लेंगे तो जितने देश है उनमें से 8 देश 7 देश तो इनके खिलाफ है। आज तक इन्होंने जो इनके जो अलग अलग देश थे उन लोगों के वर्डिंग क्या रहे उस बारे में उनकी अपनी जाती राय थी। जाती राय अमेरिका की भी थी। अमेरिका के जो बाइडेन थे उन्होंने ताइवान जाके बयान दिया। तो ये सारा है। G20 में भी इनकी उपलब्धियां क्या रही है, ये जगह जगह G20 की बात करते हैं तो G20 से पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मीटिंग नहीं हुई थी, और मीटिंगें नहीं हुई थी। रफी अता साहब, हम पूरी राजनीति की समीक्षा करने नहीं बैठे हैं, हम एक विषय पर बात, हम फिर आपके पास आएंगे। और हम तो आपसे अपेक्षा रख रहे थे कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप बात रखेंगे, लेकिन आप हम जीत रहे हैं बोलने लगे, तो हमें लगा कि आप कांग्रेस के व्यक्ति होकर के बात करने लग गए। ये कांग्रेस के नेता भी है। कांग्रेस के नेता भी हैं आप, बिल्कुल। नहीं, तो चलिए, मैं राजीव रंजन, नहीं देखिए, चुनाव तो जीत ही रहे हैं। ये जो रियलिटी है मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ की वोटर के, वहां की सरकारों ने काम किया। अब मैं कांग्रेसी हूँ या राजनीतिक विश्लेषक हूँ, एक बात सच्चाई से मुकरा नहीं जा सकता ना। सच्चाई सामने है कि कांग्रेस जीत रही है इन राज्यों में। ये भाजपा के प्रधानमंत्री ने स्वयं क्या दिया था, प्रधानमंत्री स्वयं ये कर चुके। बिल्कुल, मैं थोड़ा राजीव रंजन जी को जोड़ लेता हूँ। अभी तक उनको बोलने का अवसर नहीं मिला है। आता हूँ संजय जी, आपके पास आता हूँ। थोड़ा राजीव रंजन जी एक बार भी नहीं जुड़े हैं। राजीव जी, आप भोपाल में हैं, नजदीक से देख रहे हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं, प्रत्याशियों की सूची आ रही है। आज तो हमने ऐसा सुना कि सीधी में बवाल हो गया। केदारनाथ जी ने कहा कि हम टिकट नहीं मिला तो हम बागी होंगे, खिलाफ में लड़ेंगे। वहां के जिलाध्यक्ष ने तो इस्तीफा दे दिया। जो ठाकुर जी हैं, जो सांसद हैं, उनके भी क्षेत्र में बगावत हो गई। अलग अलग क्षेत्र से बगावत की खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री के खिलाफ, सांसद के खिलाफ। ये क्या हो रहा है राजीव जी? देखिए, ये कांग्रेस के जो यहाँ के नेता हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने अभी से 6 महीने पहले, लगभग 1 साल पहले से, जब से सिंधिया साहब बीजेपी में आए हैं, उसके कुछ दिनों बाद से ही ये नैरेटिव सेट करने में लग गए हैं। जो हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक महाराष्ट्र बीजेपी, एक शिवराज बीजेपी और एक नाराज बीजेपी। तो ये बात दिग्विजय सिंह ने नैरेटिव सेट किया, और ये बात सत्य है कि बीजेपी में 3 धड़ा निश्चित तौर पे आज जमीन पर है। और उसी का परिणाम है कि ये जो आप विरोध की जो बात देख रहे हैं, ये उसी का रिजल्ट है। और ये बीजेपी जो है यहाँ पर 3 धड़ा में मुख्य तौर पर बटी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। जहां तक आपने कहा कि आज जो नेताओं का जो इस्तीफा और जो विरोध करने की बात है, तो ये काफी दिनों से चल रहा था उनके बीच में। अभी आपने देखा होगा कि सिंधिया साहब का जहां जहां प्रभाव रहा है, और उनके प्रभाव वाले जो जो क्षेत्र रहे हैं, और खासकर जो नेता रहे हैं जो बीजेपी में आ गए, और बीजेपी में आने के बाद जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वहां पर जो नेता थे वो असहज हो गए, क्योंकि उनको लगा कि कांग्रेस खेमे से जो हमारे पार्टी में आए हैं सिंधिया साहब के साथ, तो हमारा टिकट जो है वो कट सकता है, हमारी स्थिति कमजोर हो सकती है। और इसी वजह से यह एक बगावत का बहुत बड़ा कारण है।
तो सिंधिया के बीजेपी में आने से निश्चित तौर पर बीजेपी मजबूत हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सिंधिया के आने से बीजेपी जो है, जो पहले से बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके अंदर असंतोष की जो बात है वो भी हुई, और इसीलिए एक नाराज भाजपा जो है वो उभर कर सामने आया है। अब इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की देखिए कितनी उनका जो है वो मैनेजमेंट काम करता है, कितना उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं वो। एक बात यहाँ पर बताना बहुत आवश्यक है कि अभी तक जितना भी चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत ढंग से इस चुनाव को लड़ रही है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। हालांकि आप यह भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को मजबूत ढंग से लड़ती है, लेकिन हम यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, अभी बिहार के कुछ विधायकों की एक समूह बनाई गई, विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, पूर्व एमएलसी, मंत्री, पूर्व मंत्री, और वो मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा सीट पर गए और वहां पर उन्होंने सर्वेक्षण किया। ये एक टीम द्वारा सर्वेक्षण की गई, वैसे 4 अलग अलग टीम बनाई गई है। राजीव रंजन जी, मैं आपको टोकना चाहेंगे। जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की सियासत को जानते हैं, वो जानते हैं कि ऐसा वो हर चुनाव में करते हैं, लेकिन रिजल्ट बिहार से आए हुए नेता नहीं देंगे, रिजल्ट तो स्थानीय नेता देंगे। अगर स्थानीय नेता नाराज हो, रुक जाइए आप, सुनिए पहले बात सुनिए। स्थानीय नेता अगर नाराज हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाती है। स्ट्रैटेजी बदली बीजेपी ने, कद्दावर नेताओं को, सांसदों को, पूर्व मंत्रियों को चुनाव लड़ाना तय किया, लेकिन बगावत हो गई, बैकफायर होता दिख रहा है। तो ऐसे में थोड़ा संक्षेप में बताइए कि ये रणनीति जो है, शिद्दत से बीजेपी भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है। कांग्रेस ने धार्मिक जो नारे होते थे, तरीके होते थे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने अडॉप्ट कर लीजिए बीजेपी से, और बीजेपी अब उन नारों पर चलती हुई नजर नहीं आ रही है, बल्कि कमलनाथ चलते नजर आ रहे हैं। वो मंदिर प्रोग्राम कर रहे हैं, बागेश्वर जी का भी प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी को नर्मदा में ले जा रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, सारी चीजें करते दिख रहे हैं, बीजेपी नजर ही नहीं आ रही है। जी, आपकी बातों का संक्षेप में उत्तर देते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि अभी से 6 महीने पहले यदि आप यहाँ के लोगों से बात करते तो लोग यही कह रहा था कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी, निश्चित तौर पे हार जाएगी। लेकिन पिछले 6-8 महीने में बीजेपी ने उस गैप को बहुत भरा है। और एक बात को आप याद रखिए, ये चुनाव का परिणाम आएगा और उस दिन आप देखेंगे बीजेपी की ओर से जो लाडली बहना योजना को जो लॉन्च किया गया और जिस तरह से उसको जमीन पर उतारा गया है, एक कैंपेन चला के, और उसको बहुत बड़े लेवल पे कैंपेन चलाया गया है, ये जो है मध्य प्रदेश के चुनाव में इस बार गेम चेंजर साबित होने की संभावना बहुत प्रबल है। एक बात कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, एक बात मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। यहाँ आप तमाम तरह के लोगों से बात करेंगे तो यहाँ पर लाडली बहना योजना का बहुत ज्यादा असर होता हुआ दिख रहा है, और यही एक वजह है जिससे बीजेपी जो है बहुत हद तक अपने गैप को कम करती हुई नजर आ रही है। अभी एक बात आपको और बताना चाहेंगे, यहाँ एक कॉमन नैरेटिव है, जो बीजेपी का समर्थक वोटर है, जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वह भी इस बात को कहेगा, आप उससे पूछिएगा तो, कि लड़ाई जो है वो 50-50 का है। अभी आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, आप ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी, ये हम नहीं कह रहे हैं। यहाँ जो बीजेपी का वर्कर है वो आपको ये बताएगा, जो कॉमन, जो बीजेपी का, एक मिनट, बीजेपी का जो ट्रेडिशनल वोटर है वह भी इस बात को कहता है कि लड़ाई जो है वो 50-50 की है, कांटे की लड़ाई। राजीव रंजन जी, वोटर जीत और हार नहीं बताते, विश्लेषक बताते हैं। वोटर तो अपना वोट देगा, वोटर अपना वोट देता है, और सारे वोटर्स का क्या रुझान है इसको सर्वे करने वाले, विश्लेषण करने वाले नेता जो वोटरों को समझते हैं वो बताते हैं। तो मैं बोलना सबको ही चाहते हैं, मैं शुरुआत करता हूं। 2 सेकंड। जी, राजीव रंजन जी ने ये बात बिल्कुल सही कहा कि लाडली योजना का इम्पैक्ट होगा, ये बात मानता हूं, लेकिन लाडली योजना का इम्पैक्ट होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी परसों गए हैं मध्य प्रदेश, उन्होंने एक बार भी लाडली योजना का चर्चा नहीं किया अपने मुख से।
राजीव रंजन जी यदि भोपाल में हैं तो उनको इस बात का संज्ञान होगा कि लाडली योजना का चर्चा माननीय प्रधानमंत्री ने जनसभा में एक बार भी नहीं किया। उन्होंने महिला रिजर्वेशन बिल का चर्चा किया लेकिन लाडली योजना का नहीं किया। देखिए बीजेपी के लिए संकट कहाँ है, जो ताकत अभी जो जिसकी चर्चा कर रहे थे राजीव रंजन जी, ज्योतिराज सिंधिया का जो एरिया है ग्वालियर चंबल और ये वाला जो एरिया है, वो यदि ताकत है तो वही कमजोरी है। वहां पे तोमर से लेके ज्योतिराज सिंधिया से लेके या ये नरोत्तम मिश्रा सबका अपना गुट है वहां पे। अब भाजपा की इस परेशानी का सबब है कि आप महाराज को खुश करें, कि आप भाई गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को खुश करें, कि नरेंद्र सिंह तोमर को खुश करें। कई ऐसे शिवराज सिंह चौहान के अपने गुट है वहां पे। तो ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब होने जा रहा है। एक मिनट रुक जाइए ना दत्ता जी। तो क्या कह रहे हैं कि वो ये परेशानी का सबब है बीजेपी के लिए। ये ग्वालियर चंबल वाले बेल्ट पे कैसे मैनेज करते हैं। कांग्रेस के लिए सुखद बात यह है कि अब जो पहले गुट था ज्योतिराज सिंधिया दिग्विजय और ये वो गुट नहीं है। दिग्विजय सिंह ने एक तरह से कंप्रोमाइज कर लिया है कमलनाथ से। उन्होंने उनको मान लिया है कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कमलनाथ का ये अंतिम पारी है। उसके बाद वो अपने बेटे को राजनीति में एस्टेब्लिश करना चाहेंगे, दिग्विजय सिंह अपने बेटे को। तो उनको कमलनाथ के इस पारी से कोई दिक्कत नहीं है। तो जो गुटबाजी कांग्रेस में था वो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं खत्म होती दिख रही है। और कमलनाथ एक स्मार्ट नेता है। आपने देखा होगा बीजेपी के जो स्ट्रेटजी है या ताकत है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद व हिंदुत्व का जो फॉर्मूला है, उसको कहीं न कहीं अपना लिया है। अब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, टिकट कैसे बांटते हैं। लड़ाई रोचक है। मैं राजीव रंजन जी के बात से सहमत हूँ। कोई भी चुनाव जीत सकता है मध्य प्रदेश में। ये नहीं है कि बीजेपी ही चुनाव जीत जाएगी, हो सकता है कि कांग्रेस भी चुनाव जीत जाए वहां। मैं रफियता जी के पास आता हूँ। जी रफियता जी, देखिए कानूनी व्यवस्था का मामला भी एक आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही। कानून व्यवस्था का मामला भी बनता है। आज उज्जैन की एक घटना हुई है, एक 12 साल की बच्ची के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया और उसके बाद वो उससे काफी देर बाद उसका उपचार हुआ और पुलिस आई, सारा कुछ। तो कानून व्यवस्था की स्थिति भी वहां रही है और वो भी काउंट करेगी चुनाव में। नागरिकों को सुरक्षा पहले चाहिए। धर्म का जो कितनी भी अफीम पिला दे, धर्म की अफीम से ज्यादा कुछ भला होने वाला नहीं है किसी का, ना कभी हुआ है ना इनका कभी होगा। कितनी काठ की आंधी कितनी देर चलेगी, धर्म की आप कितनी देर इस्तेमाल करोगे। धर्म का इस्तेमाल करने के बाद आखिर में रोजी रोटी विकास ये सब चाहिए ना भाई। कमलनाथ जी को समझाते ना, कमलनाथ जी को अरे तो पूजा पाठ करने में क्या, वो दावा थोड़ी, वो मुद्दा थोड़ी बना रहे हैं, अब वो पूजा करने जा रहे हैं तो मुद्दा हो गया। अब राहुल गांधी का पूजा करने जाएंगे तो वो मुद्दा हो गया। गजब बात है। मुद्दा ये है कि ये उसमें चुनाव लड़ते हैं, जैसे ये मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, ये और कोई सनातन के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। अब सनातन का मुद्दा कल प्रधानमंत्री ने छेड़ दिया तो सनातन का मुद्दा ये छेड़ेंगे, उसके बाद चुनाव जीत जाएंगे। तो जनता को विकास भी चाहिए, जनता को रोजगार भी चाहिए। सब इनकी हार का यही है कि नरेंद्र सिंह तोमर, मैंने एक बात मैं बिल्कुल क्या कहूं, ये बिल्कुल इनमें हिम्मत है ये कहने की कि शिवराज सिंह चौहान अगले मुख्यमंत्री नहीं है। भाई कांग्रेस तो कह रही है सीधा सा है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री होंगे, सबको पता है कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस लड़ रही है। यहाँ ये बताइए कि मामा के नेतृत्व में 10 साल बाद चुनाव लड़ेगी क्या भाजपा? मोहम्मद रफियता साहब, ये आप जो बोलते हैं ना कि उसमें हिम्मत नहीं कि बोले कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं है, ऐसा बोलने की हिम्मत है। भाई कांग्रेस हिम्मत कर सकती है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसे नहीं है, कोई थोड़ा बोलता है। अरे कौन है? अरे सबको पता है राहुल गांधी, कुछ भी बोल देते हैं। राहुल गांधी हमारे नेता है, सबके पता है राहुल गांधी हमारे नेता है। वो तो ठीक है, लेकिन की क्या बात है? शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है, जो विधायक आएगा जीत करके वो चुनेगा कौन मुख्यमंत्री होगा। तो फिर उन्होंने अफसरों से अलविदा क्यों कहा? उनको खुद को पता है। एक बात बताइए, 7 केंद्र से निकाल के विधायक, सांसद और मंत्री उतारने की जरूरत क्या है? 7 जो केंद्र में विधायक और सांसद और मंत्री रहे हैं, 3 मंत्रियों को उतारती है, 4 सांसदों को उतार देती है। नरेंद्र सिंह तोमर आगे चुनाव लड़ते हैं। अरे हमें कोई तकलीफ नहीं है। आप सारी भाजपा को केंद्र से उतार के वहां लड़ा दीजिए ना। सारी भाजपा को केंद्र से उतार के लड़ा दीजिए। वहां उमा भारती पहले लड़ी थी, उमा भारती को साइड कर दिया गया। अरे गजब है यार, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम तो कह रहे हैं कमलनाथ मुख्यमंत्री, हम तो कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, मध्य प्रदेश में।
हाँ ठीक है, आपकी बात है कि संजय मिश्रा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने हस्तक्षेप मांगा था, लेकिन भाई गर्मा गर्म बहस हो रही है, हर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है। संजय मिश्रा जी, आपके धैर्य की तारीफ करते हुए आपके पास आना चाहता हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश में लाडली योजना है, महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, प्रधानमंत्री जी नाम नहीं लेते। वहां मायावती उमा भारती जी ने झंडा बुलंद कर रखा है, ओबीसी की बैठक बुलाई है और उन्होंने कहा है कि हम होने नहीं देंगे इस आरक्षण को जब तक ओबीसी नहीं होगा। ये है। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री उतारे गए उनके भी जो नाराज तबका है वो भी सामने आ रहा है। तो क्या लगता है, मध्य प्रदेश के चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? प्रेम जी, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और मैं जहां तक समझ रहा हूं कि जो इनकी जो महिला आरक्षण की बात आपने किया है, महिला आरक्षण पे उमा भारती जी का कुछ बयान आया है, आपको याद होगा, और मैं उस बयान से 100% सहमत हूं। और आपके साथ भी किसी एक डिबेट में मैंने उस बात को रखा था कि ये जो महिला आरक्षण है लोकसभा या राज्यसभा के लिए, ये आम जनमानस के दिमाग में है कि उससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। अब मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूं कि यदि महिला आरक्षण में सांसद वही होंगी जो पहले से सांसद के प्रत्याशी के रूप में है, जो सांसद है या सांसद का चुनाव लड़ने की कैपेसिटी में रखता है, आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप देखेंगे, आज भी गांव में आप जाकर के देखिएगा, प्रधान पति, पंचायत पति और आपका मुखिया पति, सरपंच पति, ये सारे पति ही काम करते हैं, पत्नियों को आज भी काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य है। लेकिन मैं लाडली योजना पे भी जो चीज हुआ है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान को उसका कोई बड़ा बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने एक दिमाग मतलब एक माइंड सेट कर चुकी है। अब आते हैं कांग्रेस के बारे में। आज मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, यदि बीजेपी को वोट नहीं करना चाहिए तो भाई कांग्रेस को भी क्यों वोट करना चाहिए? दोनों ही पार्टियां, प्रेम जी, जिस तरीके से आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की कार्य करने की जो शैली रही है, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, जो इन्होंने आम जनता के लिए काम किया है, क्या कांग्रेस या बीजेपी ने ऐसे जमीन पर उतार करके आम जनमानस के लिए काम किया? एक भी काम इन लोगों ने नहीं किया। जितनी भी योजनाएं बीजेपी लेकर आ रही है, षड्यंत्रकारी योजनाएं, चुनाव आ गया, पेट्रोल के दाम कम होंगे, डीजल के दाम कम होंगे, महंगाई कम हो जाएगी, चुनाव के बाद डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे। तो जनता 10 सालों से 15 सालों में इस चीज को संजय भाई समझने से एक लगी। सवाल पूछूंगा, संजय भाई से एक सवाल पूछूंगा, संजय भाई से, संजय भाई से एक सवाल, मध्य प्रदेश, एक मिनट, संजय भाई से एक मध्य सवाल प्रदेश लेकर आता हूँ। एक मिनट मध्य प्रदेश, संजय जी एक सवाल मैं आपके पास लेकर आता हूँ। आप इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में, प्रदेशों में बहुत सारे चुनाव हुए। भाई आम आदमी पार्टी, चलिए आपके हिसाब से बहुत अच्छी पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस से भी बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन जहां वो है ही नहीं वहां उसकी बोलने का क्या मतलब है? बिहार में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सब जगह तो देख लिए आप जहां हैं वहीं आपको सुना जाएगा ना। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को फिलहाल मध्य प्रदेश की चर्चा से अभी दूर रखते हैं जी। नहीं प्रेम जी, मैंने आम आदमी पार्टी को लेकर मध्य प्रदेश में बात नहीं किया। आम आदमी पार्टी गुजरात में भी नहीं थी, लेकिन वहां पे 5 विधायक और 14% वोट लेकर के आम आदमी पार्टी, केजरीवाल पहले चुनाव लड़कर के उन्होंने अपने आप को साबित किया है कि भाई हम जहां जाएंगे अपने मुद्दे पे जाएंगे। और वहां पे लेकिन डर क्या है? मध्य प्रदेश की राजनीति समीकरण जो है, आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी की वर्तमान विधायक आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है? आप इसे नकार नहीं सकते। मध्य प्रदेश में केजरीवाल के पास मेयर है, आप इसे नकार नहीं सकते। वहां पे बहुत सारे पार्षद हैं, आप नकार नहीं सकते। क्योंकि जनता ने जो डायरेक्ट बेनिफिट चाहिए उसकी तरफ जनता जा रही है। और जो आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस बार जाके आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा चमत्कार कर देगी, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में कुछ कर देगी, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन जनता उसकी तरफ प्रभावित हो रही है। मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि कांग्रेस हो
बीजेपी हो, इन लोगों को जमीन पे काम करना होगा, सिर्फ प्रलोभन से काम नहीं चलेगा। आप प्रेम जी, एक सवाल उठाता हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक सवाल उठाता हूं मैं। 2004 में बीजेपी सरकार ने जितने जो नौकरी करने वाले लोग थे उनकी पेंशन समाप्त कर दी। क्या उसमें सांसद और विधायकों का पेंशन समाप्त हुआ? किसी राजनेता का पेंशन समाप्त हुआ? उल्टा क्या था, यदि आप 8 बार के विधायक हैं तो आपको 8 पेंशन मिलता है, 9वीं बार आप सांसद हो जाते हैं तो सांसद की सैलरी मिलती है। ये जो लूट है ये जनता को, ये सब कुछ जनता तक पहुंचने लग गया। और आप जब मुद्दा छेड़ रहे हैं तो एक लाइन बोलते हुए मैं रफी अत्ता साहब से सवाल लेता हूं आपके लिए। वो ये है कि ठीक है, वाजपेयी सरकार ने पेंशन बंद कर दिए, लेकिन स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारों को निर्णय लेना था, उन्होंने कौन से बाल रगड़ दिए? सारी पार्टियों ने बंद कर दिए। तो चलिए रफी अत्ता साहब, आप जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। संजय जी बाद में बोलिएगा, बीच में मत बोलिएगा, सवाल पूछिए, भाषण नहीं, सवाल ही पूछ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी से संबंधित सीधा सवाल है सर। सीधा सवाल ये है कि ये कह रहे हो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली से हम लोग बिलोंग करते हैं, दिल्ली से हमारा वास्ता रहा है, तो ये तो देखिए, मैं माइनॉरिटी से संबंधित सवाल पूछूंगा। मैं माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूं तो पूछता हूँ दिल्ली में माइनॉरिटी के लिए इन्होंने क्या किया। शुरू में जब आए थे ये, तो केजरीवाल साहब तो 7 कब्रिस्तानों में दिल्ली में ताले इन्होंने लगवाए थे। ये कहा कि इनके कागज नहीं है मुसलमानों के पास। दूसरा ये अभी ताजा जो इन्होंने 123 संपत्तियां, सुनिए 123 संपत्तियां, नहीं एक सवाल मुझे पैनल में वो विषय है। अरे इन सवालों 123 नहीं, जब ये बोल रहे 123 संपत्तियां, 123 नहीं माइनॉरिटी, ये इन्होंने विकास का काम दिल्ली में किया, वो तो बताना पड़ेगा ना भाई। खत्म हो जाए और दूसरा ये, अरे आप थोड़ा सोचिएगा, डिबेट खत्म हो जाए कि ये प्रणाम इंडिया हमेशा के लिए इंडिया को प्रणाम करने वाला है या वेलकम करने वाला है, सोचिएगा थोड़ा। मैं आता हूँ राजीव, 123 संपत्तियां दिल्ली की थी ना भाई, वक्फ बोर्ड की संपत्तियां थी। हाँ, तो उनको इन्होंने जाने दिया, केंद्र को दे दिया। अच्छा दूसरा देखिए ना, और बताते हैं इनको, अभी ये गरीब आदमी की पार्टी है, शरीफ आदमी की, आम आदमी की पार्टी है। अरबों खरबों रुपए में इनके एक नेता की, राघव चड्ढा जी की शादी हुई है। हमें तो पता ही नहीं इस तरह की शादी हो सकती है। मोहम्मद रफी अत्ता साहब, सुन लेंगे राहुल गांधी की आप इस तरीके से आम आदमी पार्टी खिलाफ बोल रहे हैं, आपका टीवी में आना बंद अरे तो इनको ये विधानसभा, अगर ये विधानसभा में आएंगे सर, ये विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे तो इनके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, अरे संजय जी आम आदमी पार्टी के नेता नहीं है विधानसभा चुनाव। नहीं विधानसभा आम आदमी पार्टी, अरे अभी तो आप कांग्रेस से डिबेट डाइवर्ट हो जाता है। मैं अब राजीव रंजन जी के पास अंतिम के लिए आता हूं, अंतिम कमेंट्स के लिए। राजीव रंजन जी, आपने सबको सुना है ना, आप बोले कि 50-50 चांसेस हैं। 50-50 तो पिछले चुनाव में भी हुआ था, बस थोड़ा सा सीट का इधर उधर हुआ था। अब 50-50 अभी भी है, लेकिन सवाल है कि जो संगठित रूप से कांग्रेस लड़ती दिख रही है, बीजेपी लड़ती नहीं दिख रही है भाई। वो बैकफायर कर रहे हैं, नेता लड़ रहे हैं, अपने अब डिमोरलाइज हैं, एक दूसरे के ऐसे बयान दे रहे हैं जो मुश्किल में है। प्रधानमंत्री जी के व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं, शिवराज जी के बोलने पर सवाल उठ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय के बोलने पर सवाल उठ रहे हैं। सारी चीजें निगेटिव तो बीजेपी के पास हो रही है, तो ये 50-50 रह जाएगा क्या? आप जो बात को कह रहे हैं निश्चित तौर पे 100% सत्य है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हमारे साथी जो कह रहे थे कि सिंधिया साहब के कांग्रेस से बाहर निकलने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी लगभग खत्म है, ये बिल्कुल सत्य बात है। इस बात को आप मध्य प्रदेश की धरती पर आकर महसूस कर सकते हैं। दिग्विजय सिंह जो है बहुत ही टैक्टिकली अपना, उनका जो बेटा है जो अभी एमएलए है, कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनको उन्होंने सिंधिया जी का जो एक्चुअली उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो जिला है, और सिंधिया साहब का जो क्षेत्र है, दोनों सटा हुआ है, इसलिए दोनों जो है वो पुश्तैनी एक तो परस्पर विरोधी हैं। तो दिग्विजय सिंह का जो बेटा है वो सिंधिया साहब के निकलने के बाद उन क्षेत्रों में जो है लगातार दौरा करते हुए आ रहे हैं और उन क्षेत्रों को उन्होंने कवर किया है। एक बात, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि उन क्षेत्रों में जो वैक्यूम हुआ था सिंधिया साहब के आने के बाद, ये इनका जो बेटा है, इनका जो दौरा हुआ है, वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, वहां पर जो आम जनता है, उसका रुझान दिग्विजय सिंह के जो सुपुत्र हैं उनके प्रति बहुत जबरदस्त दिखा है।
तो आप ये कह सकते हैं, जो हमारे साथी कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जो है अभी भी कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में सर्वमान्य नेता हैं। कमलनाथ साहब मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अभी भी दिग्विजय सिंह साहब का ऐसा कोई भी ब्लॉक नहीं है जहां पर दिग्विजय सिंह साहब का अपना कोई कार्यकर्ता नहीं हो, उनका अपना नेता नहीं हो। अभी भी वो सबको बाय नेम जानते हैं। तो इस वजह से उन्होंने कमलनाथ साहब के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ये इनका लास्ट है। यदि ये जीते तो 5 साल, हारे तो हमेशा के लिए साफ। मेरे बाद मेरा बेटा सिंधिया साहब खाली कर चुके हैं, पूरा जो कांग्रेस का जो वैक्यूम जगह है हमारा बेटा संभालेगा। और इसलिए कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लड़ाई जो है वो बिल्कुल न के बराबर। हालांकि राजनीति है तो पार्टी के अंदर भी राजनीति होती है, आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल लड़ाई नहीं, लेकिन वो बाहर दिखती नहीं है। इसलिए आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस मामले में बीजेपी से बहुत आगे है। आज एक दो सेकेंड, आज एक इंटरेस्टिंग फिगर आया है राजीव रंजन जी। दिग्विजय सिंह पीछे बैठे थे, जीतू पटवारी आगे बैठे थे। अब उसका क्या मायने है? जीतू, मैं कह रहा हूं जीतू पटवारी जो हैं, जीतू पटवारी जिस तरह से सिंधिया साहब अपने इलाके में बहुत ही मास पुलिंग लीडर है, जीतू पटवारी इंदौर का जो एरिया है, बेल्ट है, वहां के वो बहुत ही कह सकते हैं डैशिंग लीडर है। जीतू पटवारी बहुत ही डैशिंग लीडर है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। वो जब चलते हैं तो लगता है कि कोई नेता चल रहा है, मतलब जलवा है उनका, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। और यही बात है कि दिग्विजय सिंह साहब भी पीछे, दिग्विजय सिंह बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही मजे हुए, बहुत ही पके हुए वो राजनीति के खिलाड़ी हैं। उस सारी बातों को समझ रहे हैं कि हम राजीव जी, आपने अपनी बातों में जो कहा उसको थोड़ा सा और थोड़ी और बात बोलते हुए मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगा कि वाकई जो हम कह रहे थे कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो चुकी है, एक कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रांग होना चाहिए था, लेकिन जनता का गुस्सा वहां है। आप बाई इलेक्शंस में भी 8 एमएलए हार गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक, और बाद में भी उनकी स्थिति हालात ये हुए हैं कि कई को टिकट नहीं मिल रहा है, कई लोग कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। तो इस हालात में आपने जो एंगल बताया कि चूंकि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया में एक ही पार्टी में रहते हुए खानदानी झगड़ा था, एक दूसरे के खिलाफ रहते हुए भी वो एक्शन में नहीं आ पाते थे, एक दूसरे के एरिया में जाकर चुनाव प्रचार नहीं कर पाते थे। अब खुला मैदान मिल गया जो दिग्विजय सिंह परिवार को, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके में जाके कांग्रेस का गढ़ मजबूत कर रहे हैं, और जीतू पटवारी जैसे नेता को साथ लेकर वो ऐसा कर रहे हैं। तो इससे कांग्रेस के लिए एक फिजा बनी है, संगठन स्ट्रांग हुआ है। यहीं पर हम कांग्रेस को लीड होता हुआ देख रहे हैं। तो इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करने का वक्त। प्रणाम इंडिया में पहली बार डिबेट में शिरकत करने के लिए आप तमाम पैनलिस्ट साथियों को, राजीव रंजन जी, मोहम्मद रफी अत्ता साहब, ऋषि मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी, सबका बहुत बहुत अभिवादन। और प्रकाश हिंदुस्तानी जी और समीर जी, उन्होंने थोड़ा देर से जुड़ने का वादा किया था, लेकिन फिर कभी उनको हम साथ में लेंगे। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।